नमस्ते स्टूडेंट्स। भारत की स्थिति से संबंधित पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भारत का क्षेत्रफल, भारत की लंबाई, चौड़ाई आदि जानकारी हमने प्राप्त कर ली। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th का, उसके 2 टॉपिक आज बचे हुए हैं और उनमें से फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है वो है भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। भारत एक उपमहाद्वीप, ये आज हम सीखेंगे और साथ में ही आज हम पता करेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और किस देश की कितनी सीमा भारत से लगती है। तो पहले हम भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे भारत की सीमाएं। जो भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। तो प्राकृतिक सीमाओं में आप एक तरफ देखेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी है, यहाँ हिंदू कुश जो कि पश्चिमी सीमा बनाते हैं, प्राकृतिक सीमाएं हैं। उत्तर में हिमालय और उत्तर पूर्व में जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, ये हमें प्राकृतिक रूप से सीमांकित करती हैं। इसी तरह दक्षिण में हिंद महासागर है जिसका एक भाग बंगाल की खाड़ी व दूसरा भाग अरब सागर के रूप में है। भारतीय प्रायद्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक शीर्ष के रूप में बाहर निकला हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से एक तरफ सुलेमान, हिंदू कुश और साथ में ही यहाँ पे थार का मरुस्थल है। थार मरुस्थल है जो भारत और वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो एक तरफ हिंदू कुश, सुलेमान और थार मरुस्थल है, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, उत्तर पूर्व में जो उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इस तरह से ये जो भूभाग है वो प्राकृतिक रूप से सीमांकित है। प्रकृति ने ही भारत को सीमांकित किया है। तो अगर हम भारत एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो ये कि ये प्राकृतिक रूप से सीमांकित है। इस क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को शामिल करते हैं। ये सभी देश मिलकर कहलाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने हमें सीमांकित कर दिया। अब साथ में ही इस भूभाग में, इस भारतीय उपमहाद्वीप में प्राकृतिक विविधताओं की बात हम करें, भौतिक विविधताओं की बात हम करें, तो एक तरफ आप देखेंगे कि भारत के उत्तर में विश्व के सबसे ऊंचाई हिमालय पर्वतमाला है। उसी के पर्वतपदीय भाग में विश्व के सबसे समतल और सबसे घने बसे हुए मैदानों में से एक उत्तर का विशाल मैदान है। प्रायद्वीपीय, एक तरफ प्रायद्वीपीय पठार है, एक तरफ थार का मरुस्थल है, तटीय मैदान है। भौतिक रूप से काफ़ी सारी भिन्नताएं भारत में हैं। अगर हम जलवायु की दृष्टि से देखें तो एक तरफ थार का मरुस्थल है जहाँ मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है वर्ष भर में। तो दूसरी तरफ मोसिनराम और चेरापूंजी जैसे स्थान भी इस उपमहाद्वीप में हैं जहां 1300 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। अब हम बात करें भारत में पाई जाने वाली वनस्पति की, तो भारत में उष्ण सदाबहार वनस्पति से लेकर पतझड़ी, मैंग्रोव और मरुस्थलीय सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत में मिट्टियों की भिन्नता है, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल मृदा है, लेटेराइट मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है। तो इस तरह से प्राकृतिक रूप से
जितनी विविधताएं, जितनी भिन्नताएं एक महाद्वीप में पाई जाती हैं, उतनी भिन्नताएं इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसी वजह से इसे एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब हम प्राकृतिक भिन्नताओं के साथ साथ में इसमें सांस्कृतिक भिन्नताएं भी अगर जोड़ दें तो हमारा ये जो उत्तर है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अधिक प्रभावपूर्ण बनता है। कैसे? अगर हम इसमें ये भी जोड़ दें कि इस क्षेत्र में सांस्कृतिक रूप से काफ़ी सारी भिन्नताएं हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की भाषा में आप देखेंगे तो यहाँ पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, यहाँ पंजाब में पंजाबी है, बंगाल में जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, वहाँ बांग्ला है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया। भाषा की भिन्नताएं हैं। खान पान हमारे इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषाएँ यहाँ पे पहनी जाती हैं। तो सांस्कृतिक रूप से भी उतनी ही, जितनी की प्राकृतिक रूप से या भौतिक रूप से जितनी इस क्षेत्र में भिन्नताएं पाई जाती हैं, उतनी ही भिन्नताएं यहाँ सांस्कृतिक रूप से भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम एक अगर लाइन में इसको स्पष्ट करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जितनी प्राकृतिक या भौतिक भिन्नताएं और सांस्कृतिक भिन्नताएं एक महाद्वीप में पाई जाती हैं, उतनी ही प्राकृतिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये प्राकृतिक रूप से सीमांकित एक भौगोलिक इकाई है। अब हम थोड़ी सी बात इसमें करेंगे कि अगर ये इस तरह से प्राकृतिक रूप से सीमांकित है तो प्राचीन समय में जो बहुत सारे जो विदेशी आए वो कैसे भारत में आए। तो जो ये हिंदुकुश, सुलेमान और हिंदुकुश और हिमालय जो पर्वतमाला है, इन पर्वतमालाओं में बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जिनसे होकर विदेशी आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे कि यहाँ अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ पनपी। अगर हम बात करें यहाँ कुछ दर्रों के बारे में जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ सुलेमान श्रेणी है। इस सुलेमान श्रेणी में बोलन दर्रा है, बोलन दर्रा। ये बोलन दर्रा क्वेटा जो बलूचिस्तान में वर्तमान में पाकिस्तान में है उससे जैकोबाबाद को जोड़ता है, सुलेमान श्रेणी में है। यहाँ हिंदुकुश में श्रेणी में खैबर दर्रा है, खैबर, ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। इसी तरह यहाँ शिपकीला है जो कि एक्चुअल में शिमला को मानसरोवर से जोड़ता है, एक तरह से हिमाचल प्रदेश को, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ सिक्किम में नाथुला है, ये सिक्किम यानी कि भारत को दक्षिणी तिब्बत से जोड़ता है। इसी तरह यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला है, बोमडीला, ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है। इन दर्रों से जिनमें बोलन, खैबर, शिपकीला, नाथुला, बोमडीला, इन्हीं दर्रों से विदेशी लोग या विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए। उन्होंने भारत में अपना शासन किया, निवास किया, भारतीय संस्कृति को उन्होंने सीखा और भारतीय संस्कृति को उन्होंने प्रभावित भी किया। हालांकि ये जो दर्रे हैं और हिमालय पर्वतमाला, इनको जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा भारत के भौतिक प्रदेश, उनमें हम डिटेल से पढ़ेंगे सभी दर्रों के बारे में, और हिमालय और बाकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह से जितनी विविधताएं एक उपमहाद्वीप में होती है, एक महाद्वीप में होती हैं, उतनी ही विविधताएं इस क्षेत्र में यानी कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। ये तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। अब जो सेकंड टॉपिक और इस पार्ट का जो हमारा ये पार्ट है भारत स्थिति, इसका लास्ट टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। अब हम भारत के पड़ोसी देश और उन पड़ोसी देशों से लगती हुई सीमाएं और उन सीमा पर स्थित राज्यों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। हालांकि आपकी कक्षा 11 की बुक में इनकी सीमा की लंबाई नहीं दे रखी, लेकिन थोड़ा सा हम डीप में चलेंगे। हम हमारे पड़ोसियों के बारे में ऑलरेडी जान गए। पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारी
थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। उत्तर पूर्व में और उत्तर में चीन है, यहाँ नेपाल है उत्तर में, भूटान, यहाँ पूर्व में म्यांमार, यहाँ पूर्व में ही चारों तरफ भारत से घिरा हुआ बांग्लादेश, दक्षिण में समुद्री सीमा पर स्थित श्रीलंका, और इसी तरह एक छोटा सा द्वीपीय जो हमारा पड़ोसी देश है वो है मालदीव। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, दक्षिण में समुद्री सीमा पर स्थित है श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब इन पड़ोसी देशों की कौन से पड़ोसी देश की कितनी सीमा भारत से लगती है और कौन कौन से राज्य इस पर स्थित है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें। भारत के पड़ोसी देश, इनसे लगती हुई जो सीमा है उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम पश्चिम से लेते हैं पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से भारत की कितनी सीमा लगती है? ठीक है, पाकिस्तान से भारत की 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो सर रेड क्लिफ के द्वारा निश्चित की गई थी, इसी वजह से इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इस भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जे.एंड.के और दूसरा लद्दाख स्थित हैं। आ गया समझ में? सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर और इस पर स्थित राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पाकिस्तान से भारत की सीमा बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत की जो सीमा है अफगानिस्तान से जो भारत की सीमा है वो है केवल 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और ये केवल भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख से ही टच है यहाँ पे। ठीक है, 106 किलोमीटर और अफगानिस्तान की सीमा पर केवल लद्दाख स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इससे आगे चलते हैं हम। उत्तर और उत्तर पूर्व में हमारा पड़ोसी देश है चीन। चीन से भारत की जो सीमा है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और इस सीमा पर स्थित जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश, साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य भारत की चीन से जो सीमा है 3428 किलोमीटर लंबी, उस सीमा पर स्थित हैं। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा पड़ोसी देश है वो है नेपाल। नेपाल से भारत की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। अब चीन वाली जो सीमा है उसका नाम भी आप याद रखना। चीन से जो भारत की सीमा लगती है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, याद रखना। सर मैकमोहन द्वारा ये निश्चित की गई थी, मैकमोहन रेखा। नेपाल से 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और इस सीमा पर यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल स्थित हैं। ठीक है, याद रहेगा।
1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। आप साथ में नोट भी कर सकते हैं इनको। और यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल से भारत की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। अभी एक थोड़ा सा छोटा सा विवाद भी चल रहा है, जो यहाँ इस जगह काली नदी के तट पर यहाँ पे जो लिम्पियादुआ और लिपुलेख दर्रे का जो विवाद चल रहा है, वो यहाँ उत्तराखंड में चल रहा है, जो नेपाल और भारत के बीच में विवादास्पद है। नेक्स्ट जो है वो है भूटान। भूटान से भारत की जो सीमा है वो है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर लंबी सीमा है। और इस सीमा पर भारत के 4 राज्य हैं। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य स्थित हैं। 699 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश स्थित हैं। नेक्स्ट जो राज्य है वो है देश जो है बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश से भारत की 4097 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये क्वेश्चन बहुत सारी बड़ी बड़ी यूपीएससी, आरपीएससी के एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि भारत की सर्वाधिक लंबाई किस देश से लगती है, वो है बांग्लादेश। 4097 किलोमीटर लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और इस सीमा पर जो स्थित राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 1, मेघालय 2, असम 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5 राज्य बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है। सीमा की लंबाई है 4097 किलोमीटर। ठीक है। जो नेक्स्ट जो देश, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो है म्यांमार। और म्यांमार से भारत की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा भारत और म्यांमार के बीच में है, जिसको प्राचीन नाम बर्मा था। और यहाँ पर जो राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर और लास्ट में मिजोरम। ये 4 राज्य भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये जो देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये भारत की मुख्य भूमि से यानी कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हमारे पड़ोसी देश हैं। 2 देश हमारी जलीय यानी कि समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ये करके जाते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। पहली बात तो ये कि इंग्लिश, अगर आपको उसी का इंग्लिश क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे तो पाक जो है PALK, पाक, ये जल संधि स्ट्रेट है ये। ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाड़ी और जल संधि में क्या अंतर होता है। खाड़ी और जल संधि, क्योंकि यहां 2 शब्द आए हैं, 2, एक तो मन्नार की खाड़ी और एक पाक जल संधि। अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि खाड़ी किसे कहते हैं और जल संधि किसे कहते हैं। समझ लो। खाड़ी चारों तरफ धरातल से घिरा हुआ एक
ऐसा जलीय क्षेत्र होता है जिसका कुछ भाग मुख्य समुद्र से जुड़ा होता है। जैसे कि ये चारों तरफ धरातल है और ये एक बड़ा जलीय भाग है जिसका एक भाग मुख्य सागर से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गई, एक खाड़ी है। ठीक है, ये भी एक बड़ा, हालांकि जो छोटी खाड़ी होती है उसको गल्फ कहते हैं और बड़ी खाड़ी होती है उसको बे कहते हैं। ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल काफ़ी बड़ी है। तो खाड़ी क्या है, चारों तरफ धरातल से घिरा हुआ एक बड़ा जलीय क्षेत्र जिसका एक भाग मुख्य सागर से जुड़ा हुआ हो, खाड़ी कहलाएगी। अब जल संधि क्या है, जल संधि इसको यहां एक तरफ, इस तरफ भी एक बड़ा जलीय क्षेत्र है, जैसे कि मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे भूमध्य सागर। ठीक है, और यहाँ भी एक बड़ा सागर है, मान लेते हैं अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब इस जल संधि को, जो जल संधि है इसी का नाम, इसी को जल डमरू मध्य भी कहते हैं, जल डमरू मध्य। अब आपने डमरू देखा होगा, बीच में से पतला होता है और जो किनारे होते हैं वो मोटे होते हैं, बड़े होते हैं। वैसे ही ये भी एक जलीय क्षेत्र होता है, लेकिन ये दो बड़े सागरों को जोड़ता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं जल संधि। तो ये हो गया खाड़ी और जल संधि में अंतर। खाड़ी एक धरातल से घिरा हुआ बड़ा जलीय क्षेत्र जिसका एक जो भाग है वो मुख्य सागर से जुड़ा होता है, और जल संधि दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक जलीय क्षेत्र। ऐसे ही अगर हम खाड़ी का उदाहरण लें तो खाड़ी में जैसे कि मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, ऐसे ही बंगाल की खाड़ी, और उदाहरण है अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ये सब खाड़ियों के उदाहरण है। मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी। इसी तरह से बहुत सारी जल संधियां भी है। अब जल संधियों में जैसे पाक जल संधि है, पाक जल संधि ये एक तरफ मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, पाक जल संधि। इसी तरह मलक्का जल संधि है जो कि यहाँ सिंगापुर के पास में अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो अभी मैंने बताया आपको उदाहरण के माध्यम से, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। आ गया समझ में? उदाहरण के साथ में आपको समझ में आ गया कि खाड़ी किसे कहते हैं और जल संधि किसे कहते हैं, ये आपको समझना है। तो इस तरह से आज के हमारे आपके जो इस चैप्टर में भारत की स्थिति में यही सारा मैटर दिया हुआ है जो हमने इस वीडियो और इससे पिछले वीडियो में पढ़ा है। साथ में ही मैंने आपको स्टूडेंट्स सभी को मैंने बताया था कि इसमें जो जितने भी बॉक्स दिए होते हैं वो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर के बीच बीच में, और उन पे भी आपको नोटिस, उन पर भी आपको नोटिस करना चाहिए। ऐसा ही बॉक्स आज वाले मैटर के बीच में आपको मिलेगा जहाँ पे ये दिया गया है कि एक वेब पोर्टल है जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो सकती है। स्कूल भुवन के नाम से एक वेब पोर्टल है, स्कूल भुवन के नाम से एक वेब पोर्टल है। इसके ऊपर, इस वेब पोर्टल पर आप प्राकृतिक संसाधन और जो सतत विकास और सभी जो प्राकृतिक हमारी विशेषताएं होती हैं उनसे जुड़े हुए जो मानचित्र हैं उन मानचित्रों के माध्यम से आप स्टडी अध्ययन कर सकते हैं स्कूल भुवन वेब पोर्टल पर जाकर। इस वेब पोर्टल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए जो आज हमने पढ़ा, भारत एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं और भारत के पड़ोसी देश, इन सब के बारे में आज जो हमने पढ़ा, आप ये जो सारे नोट्स हैं जो हमने बोर्ड पे लिखा है इनको भी आप उतारें
और सीखें। साथ में ही इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी हल करने का आप प्रयास करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।